लास्ट क्लास में हमने मोबिलिटी के बारे में पढ़ा था। डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, यानी कि म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। देन आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, यानी करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमारा रिलेशन है, ये हमें डिराइव करना है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो पहले डायग्राम समझिए। डायग्राम में हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जो कि पोटेंशियल V प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो कि पोटेंशियल V प्रोवाइड कर रहा है, और पोटेंशियल है तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होंगे। ड्रिफ्ट होंगे तो किस तरफ होंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये डायग्राम। तो और हमें आप रिलेशन निकालना है। तो अगर मैं ये जो कंडक्टर है हमारा, इसका वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर अगर आप निकालते हो तो वो क्या होगा? फॉर्मूला आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का, 11th में सीखे हो। लेंथ इनटू एरिया, लेंथ इनटू एरिया, तो क्या आ जाएगा? AL, तो इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना आ गया? AL। अब मान लीजिए कि if small n is the number of electron per unit volume, electron per unit वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि अगर 10 यूनिट वॉल्यूम है तो उसमें एक यूनिट में n रहता है। तो अगर आपको 10 यूनिट का निकालना है तो आप क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरीके से 1 यूनिट में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हमें टोटल नंबर निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे? पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालता हूँ, तो उसके लिए क्या कर दूंगा मैं? उसके लिए कर दूंगा n से मल्टीप्लाई वॉल्यूम को, NaL। ठीक है, और हमें निकालना है टोटल चार्ज। अब मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? इफ E is the charge on each electron, on each electron, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर E चार्ज है तो टोटल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो आप क्या निकाल दोगे? टोटल चार्ज निकाल दोगे। टोटल चार्ज, क्योंकि करंट का रिलेशन निकालना है ना, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको E से मल्टीप्लाई कर दो, ENAL। ये क्या आ गया आपका? टोटल चार्ज। अब इस टोटल चार्ज करंट की मतलब चार्ज की वैल्यू निकाल लियो। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा? ठीक है, तो अगर आप देखो तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस कंडक्टर। ठीक है, टू क्रॉस कंडक्टर, कंडक्टर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो t इज इक्वल टू जो निकालोगे वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? L। स्पीड क्या है? Vd, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर करंट की बात करें, करंट की अगर मैं बात करूं I, वो क्या होता है? Q/T, यानी चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज आपने क्या निकाला है? चार्ज आपने निकाला है ENAL, ENAL। और टाइम क्या निकाले? टाइम निकाले लेंथ अपॉन में स्पीड। तो लेंथ अपॉन में स्पीड, यानी कि ऊपर चला गया, L से L चला गया।
तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, E एंड A VD, यानी कि इसको मेमोराइज करने के लिए आप क्या लिख सकते हो, A एंड E VD। तो ये रिलेशन आ गया I इज इक्वल टू A एंड E VD, where I is the current, A is the cross sectional area, N is the number of electron per unit volume, E is the charge on electron, VD is the drift velocity। आपको पता ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखना है आपको, बहुत बार बहुत जगह यूज होगा इस चैप्टर में, बहुत न्यूमेरिकल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, हमें पता है एक और रिलेशन यहाँ से निकाला है, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या निकाला था, ई टाउ बाय एम निकाला था ना, ई टाउ बाय एम। अगर इसको आप पुट करते हो यहाँ पे तो आप क्या देखते हो, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एंड ई, वीडी की जगह पे आ जाएगा ई टाउ बाय एम। तो आप नेक्स्ट देखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया ए एंड ई का स्क्वायर ई टाउ बाय एम। एक रिलेशन ये भी आ जाता है, मेन रिलेशन ये, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है तो एक बार सभी यस लिख देंगे ताकि हम आगे बढ़ जाएं। Please write yes if you understood the topic. सर वो वीडी की जगह आई आएगा ना? कौन सा वाला ये सर लास्ट में ये वाला, ओके ओके, आई, ठीक है, आई इज इक्वल टू एन। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक, बहुत बार पढ़ा है आपने, नेक्स्ट इज द टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है, यानी कंडक्टर मतलब कोई वायर है, ठीक है, जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, तो वो करंट इस बात पे डिपेंड करता है कि इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आपने बनाया है या कितना पोटेंशियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना ज्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उतना कम करंट फ्लो करेगा। ये ओम्स लॉ है, क्लियर है, 10th में पढ़े थे। चलिए डेफिनेशन लिखिए। इट स्टेट्स दैट the current flowing through the conductor, it states that the current flowing through the conductor is directly proportional to the, it states that current flowing through the conductor is directly proportional to the, is directly proportional to the potential difference, potential difference is directly proportional to the potential difference across the conductor.
provided the physical condition of conductor, provided the physical condition of conductor such as temperature, mechanical strain, etc., such as temperature, mechanical strain, etc., kept constant. It states that the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential across the conductor, provided physical condition of conductor such as temperature, mechanical strain, etc. kept constant. तो मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल, और हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है करंट पे। इसको अगर हटाओगे तो क्या लगाओगे, इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट आर, तो v बाय आई इज इक्वल टू आर, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, जिसको आर हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये आपको v इक्वल टू आर आई, और v बाय आई का रेशियो किसी भी मटेरियल के लिए हमेशा सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, अगर उसके टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन को, यानी कि लेंथ, एरिया, इन सबको अगर आप चेंज नहीं करते हो, तो ऐसे में पोटेंशियल अपॉन में करंट का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी फॉर सेम मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है, सेम मटेरियल के लिए सेम रहेगी। ठीक है, आर को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कह रहे हैं। इतना क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? एक होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन हमने पढ़ा है उसके बेस पे ओम्स लॉ का डिडक्शन भी होता है। कैसे होता है देखिए जरा, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ये नया टॉपिक यहाँ से देख लेंगे। देखो आप, ये चैप्टर पूरा डेरिवेटिव है, डेरिवेशन ही डेरिवेशन आपको मिलनी है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से डेरिवेशन प्रैक्टिस करते रहिए। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। एज हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे ही तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई टाउ बाय एम, पढ़ा है। बट हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसका पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है, v बाय एल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ रिलेशन क्या होता है, v बाय एल। अगर इसमें पुट करते हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई वी टाउ बाय एम एल, है ना, ये बात हो गई। और अगर आपको ध्यान हो, और अगर आपको ध्यान हो आई का रेशियो, अगर आपको ध्यान हो, एज इसको यहाँ कर लो, एज आई इक्वल टू क्या होता है, ए एन ई बी डी होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, ए एन ई बी डी, ए एन ई बी डी। तो इसको अगर आप देखोगे तो आई इज इक्वल टू ए एन ई वीडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वीडी की वैल्यू यहां से पुट करोगे आप, ठीक है, तो यह आ जाएगा ई वी टाउ बाय एम। क्लियर है इतनी बात, समझ गए? तो इसको आप क्या कर दो, ये देखो, आई इक्वल टू ए एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और ये बी, ठीक है, समझ गए? क्लियर बात, इतनी बात क्लियर है ना? ओके, तो इसको आप क्या करो, इसको भी हटाओ, यहां से ऐसे कर दो। अब अगर मैं आई बाय बी ले जाता हूं, आई बाय बी या बी बाय आई, आई को तो ले गए और एल काम किया,
एल बी तो है, ठीक है, एल बी हो गया। क्लियर बात। वी वाई की अगर बात करोगे, देखो ये आई इधर चला जाएगा, बाकी सब ऊपर जाएगा, तो इसको एम एल को ऊपर लेंगे, ए एन ई स्क्वायर टाउ हो गया इज इक्वल टू वी बाय आई हो गया, हो गया वी बाय आई। क्लियर है बात। अब वी बाय आई किसके बराबर, रेजिस्टेंस, ये पूरा देखो रेजिस्टेंस यानी कांस्टेंट हो गया, मास सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, नंबर डेंसिटी सेम रहेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड सेम रहेगा, तो ये क्या आ गया कांस्टेंट, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। यहां से आपने क्या कर लिया, ओम्स रूल रिलेट कर लिया यानी कांस्टेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आपने ये रेजिस्टेंस निकाला तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द कंडक्टर, it is the obstruction possessed by the conductor to the flow of electric current, to the flow of electric current through it, to the flow of electric current through it, यानी कि करंट के फ्लो होने में जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ऑब्स्टेकल आती है, डिफिकल्टीज आती है, उसको आप क्या कहते हो, रेजिस्टेंस कहते हो, ठीक है। और ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, कॉपर में अलग होगी, सिल्वर में अलग होगी, एल्यूमिनियम में अलग होगी, तो हर एक मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ऐसे ही वेट की अगर बात करोगे वो क्या होती है, ओम सिंबल ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ ए है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे, इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, डायरेक्ट कंबाइन करने पे क्या मिलेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, L/A, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे, इक्वल टू हटाओगे तो कांस्टेंट रो L/A, तो ये क्या आ गया, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। जहां पे रो इक्वल टू क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, और क्या हो गया, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ये दो नाम आप बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। क्लियर है बात? अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप उसका आंसर आप मेरे को निकाल के दिखाएंगे। एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। आप जो वायर है, वायर की लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल कर दिया। वायर की लेंथ को डबल कर दिया, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ये बताइए। जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो बताइए जल्दी से। आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को मेरी? 2R, निशु 2R, ओके। बाकी दिव्यांशु, मानसी, सोनिया 2R, ओके। लेंथ अगर डबल कर दोगे तो 2R हो जाएगा। देखो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय A। अगर मेटल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। नया रेजिस्टेंस निकालोगे तो लेंथ को क्या कर दिया आपने, डबल कर दिया है, एरिया सेम है। जब नया रेजिस्टेंस निकालोगे तो रो L डैश बाय A डैश, L डैश की वैल्यू डालोगे तो क्या आ जाएगी, 2 रो L अपॉन में एरिया सेम है तो एरिया रहेगा। ये किसके बराबर था, R के, तो R डैश इक्वल टू क्या आ गया, 2R। ठीक है, अब यही क्वेश्चन में ये मैंने बोला डबल हो गया। नाउ क्वेश्चन कह रहा है वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ, वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल द लेंथ, तब क्या आंसर होगा वो बताइए। वायर को स्ट्रेच करके डबल किया गया, लेंथ को स्ट्रेच किया गया, तो बताइए आंसर क्या आएगा। 1/2 ऋषभ, और कोई? मतलब जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने स्ट्रेच करके डबल कर दिया है, तो बताइए क्या आएगा आंसर। सर नो चेंज, निशु कह रही है कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता निशु, चेंज तो आएगा। रेजिस्टेंस स्ट्रेच किया है वायर को तो चेंज तो आएगा। अब ये बताइए कितना आएगा, वो बताते हैं, देखते हैं। बाकी बताइए कोई और। ऋषभ का अभी तक आंसर आया हाफ, जो कि गलत है। पायल है आज क्लास में? पायल नहीं है आज। सर एरिया में चेंज होगा। हाँ एरिया में भी चेंज होगा ना, स्ट्रेच करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी तो चेंज हो जाएगा। देखिए जब भी वायर को आप स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ में तो चेंज आ ही रहा है, बट उसके एरिया में भी चेंज आता है। ठीक है, कैसे आता है, ये चीज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूँ समझाने के लिए।
मिलिए। चलिए देखिए, जब भी वायर को स्ट्रेच करोगे, टर्म अगर स्ट्रेच आ गया तो इसका मतलब लेंथ के साथ साथ एरिया भी हो रहा है। अगर आप डबल कर रहे हो, अगर आप डबल कर रहे हो तो इसका मतलब जो नई लेंथ है वो 2l हो गई है, बट एरिया जो नया है वो a/2 हो गया है, यानी हाफ हो गया है। ठीक है। अगर ट्रिपल कर रहे हो, ट्रिपल करोगे तो लेंथ जो है वो तो 3 हो गया, 3 टाइम्स हो गया, बट एरिया जो होगा वो a/3 हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है, जितना डबल करोगे उतना ही एरिया कम हो जाएगा। समझे? तो मैंने क्या बोला कि स्ट्रेच करके डबल किया है। डबल किया का मतलब ये वाला केस हो गया ना। अगर इसके लिए अगर आप नया रेजिस्टेंस निकालते हो तो नए रेजिस्टेंस में रो एल डैश अपॉन में ए डैश, एल डैश की वैल्यू डालोगे तो 2l, ए डैश की वैल्यू डालोगे तो a/2। कितना आ जाएगा? 4 रो l बाय a, 4 रो l बाय a। तो रो l बाय a किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के। तो रिलेयर रेजिस्टेंस क्या आ गया? 4r, यानी 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल एमसीक्यू वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए कैसे याद रखें? बस अगर जब स्ट्रेच टर्म आ जाए तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो n का स्क्वायर होगा पुराने का। जैसे देखो मैंने डबल कहा तो डबल यानी 2, 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स हो गया। अगर जैसे ट्रिपल का, ट्रिपल यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे मैंने 4 टाइम्स हुआ तो 4 का स्क्वायर 16, 16 टाइम्स हो जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया कि अगर एमसीक्यू टाइप आए जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन ना देने पड़े तो आप इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। पर सीबीएसई में पूरा एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आपको पहले ये दिखाना पड़ेगा, फिर ये ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीएसई में एक तरीका है, जैसे ये तरीका फॉलो किया ना, ऐसे तरीका ये सीबीएसई का आंसर। समझ आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट? अगर समझ में आ गया तो एक बार यस यस कर देंगे सभी के सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। टॉपिक है करंट डेंसिटी। जे से डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी। डेफिनेशन लिख लेंगे। करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर, current density at a point in a conductor is defined as the amount of current, is defined as the amount of current, is defined as the amount of current flowing per unit area, flowing per unit area, flowing per unit area of the conductor around that point, around that point, provided the, around that point, provided the area is held, provided the area is held in a direction, in a direction normal to the current, in a direction normal to the current. In simple word, जो करंट डेंसिटी होता है वो क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, J = I/A। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है।
यूनिट अगर इसकी बनाना चाहो तो यूनिट कैसे बनेगी? यूनिट अगर बनाना चाहो तो यूनिट कैसे बनेगी? यूनिट बनेगी, करंट है तो क्या बना एम्पियर, एरिया तो क्या बना मीटर इनवर्स स्क्वायर, एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? एक रिलेशन और बना सकते हो, एज आपको पता है आई इज इक्वल टू क्या होता है ए एन ई वी डी होता है, तो करंट डेंसिटी में अगर पढ़ो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ए एन ई वी डी अपॉन में ए से ए गया तो जे इज इक्वल टू क्या आ गया एन ई वी डी। ठीक है, तो एक रिलेशन यहां से बन गया, समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस, नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से, कंडक्टेंस कैपिटल जी। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी 1/r। 1/r क्या कहलाता है? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ करंट, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ एक कंडक्टर। अब एक बात बताइए, इसकी यूनिट क्या बन सकती है? 1/रेजिस्टेंस है, तो यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको आप क्या लिख सकते हो ओम इनवर्स तो नहीं लिखेंगे, आप यूं लिख लीजिए, ओम की स्पेलिंग क्या होती है वो एच एम, 1/r है यानी सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका माइक ऑफ है। अभी आ रही है? यस सर। ओके, तो रेजिस्टेंस का उल्टा है ओम, मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो उसका उल्टा कर दोगे तो एमएचओ, स्पेलिंग उल्टी कर दो एमएचओ मो। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मो, और दूसरा हम लिख सकते हैं सीमेन, सीमेन SIEMEN सीमेन। ठीक है, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ये इसकी यूनिट हो जाएगी कंडक्टेंस की। क्लियर है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको आप डिनोट करते हो सिग्मा से, इससे डिनोट करते हो सिग्मा से। ठीक है, और जैसे ये रेसिप्रोकल ऑफ, देखो रेजिस्टेंस है कंडक्टेंस उल्टा, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर is called its electrical conductivity, the inverse of resistivity of a conductor is called its electrical conductivity, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। यूनिट क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगा, ये इसकी यूनिट हो जाएगी मो मीटर इनवर्स। ठीक है, मो मीटर इनवर्स या सीमन मीटर इनवर्स, सीमन मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है।
सीमन मीटर इनवर्स। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ में अगर लिख रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है बात? तो ऋषभ, अभी हमने कंडक्टेंस पढ़ा, कंडक्टेंस की यूनिट से हुआ था ओम, तो एमएचओ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एंड सीमेन एस हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और यूनिट क्या हो जाएगा? मो ई मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स। क्लियर है? आगे देखिए, हमें क्या करना है? रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखोगे, रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में आपको क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है? ANE VD, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? आपने पढ़ा है, अच्छे से याद करा है, पहली डेरिवेशन वही थी। वो आया था आपका E टाउ बाय M। ठीक है, टाउ बाय M। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I बाय A इक्वल टू क्या हो जाएगा? N E स्क्वायर E टाउ बाय M और E। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, I बाय A क्या है? करंट डेंसिटी। I बाय A क्या है? करंट डेंसिटी। J एन ई स्क्वायर टाउ बाय M किसके बराबर है? एन ई स्क्वायर टाउ बाय M किसके बराबर है? ये है रेजिस्टिविटी के, ये ध्यान रखना। ये रेजिस्टिविटी जो होता है ना, इसका एक नया फॉर्मूला ये भी याद रखो, M इज M एन ई स्क्वायर टाउ। अब ये कैसे आया ये अभी मैं बताता हूँ। अभी आपने अभी पीछे ही निकाला है, ठीक है, ये पीछे ही निकाला है। तो ये इसका इन्वर्स करोगे तो 1 बाय रेजिस्टिविटी, और E तो है ही है, और 1 बाय रेजिस्टिविटी किसके बराबर होता है? कंडक्टिविटी के। तो J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, ये रिलेशन आ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इसका मैं बताता हूँ आपने कहाँ अभी निकाला। आपने अभी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ निकाला था, देखिए जरा पीछे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ निकाला था आपने। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में आपने एक रिलेशन निकाला था लास्ट में, जिसमें मैंने बोल दिया था V अपॉन में I इज इक्वल टू आपका आया था ML अपॉन में ANE स्क्वायर टाउ, जिसको मैंने बोल दिया था रेजिस्टेंस के बारे में, क्योंकि सब कांस्टेंट है। अब जरा ये रिलेशन देखो इसके बेस पे, तो R इक्वल टू क्या है? ML अपॉन में NE स्क्वायर टाउ A। ठीक है, अब इसको छोड़ के RL बाय A, इसकी जगह पे क्या आता है? इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो रो इज इक्वल टू क्या मिल गया? रो इज इक्वल टू मिल गया MNE स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, उसी का हमने यहाँ पे यूज किया, A1 बाय रो बन गया। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर एक बार यस कर देंगे सभी, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डेरिवेटिव चैप्टर है, तो डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट फॉर्मूले अच्छे से याद आने चाहिए कि फॉर्मूले कैसे निकल रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला कैसे निकल रहा है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो अगर क्लियर हो गया एक बार सभी यस कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई डाउट है तो पूछिए।
लिख दिया करो जल्दी जल्दी, आप लोग लेट करते हो, टाइम लेते हो इसलिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ये बार बार आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो पहला टर्म क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टर्म क्या आ जाएगा, इंसुलेटर। सेकंड क्या आ जाएगा, कंडक्टर, ठीक है। और थर्ड क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर। ये तीन टर्म हो गए, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो पहला लिख लो इंसुलेटर में, these are those material whose electrical conductivity is either very very small or नहीं। अच्छा चलो ये होमवर्क में दे देता हूं मैं आपको, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ एक पेपर पे लिख के जो जो होमवर्क मिलेगा आपसे क्या करेंगे, जो भी होमवर्क मैं दूंगा, आप लोग यहाँ दिखा नहीं पाते हैं, जो भी आप लोग होमवर्क करोगे दूंगा मैं जो आपको, उसको एक आंसर शीट पे या किसी पेज पे लिख के आपका गूगल क्लासरूम बनाया है, गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा आप डेली का डेली होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ध्यान आया, कुछ बच्चों की आईडी अलग डिफरेंट नेम से है, तो प्लीज अपना अपना मेंशन कर दो कि आपकी आईडी गूगल क्लासरूम में किस नाम से है। मैं कई बार पता नहीं चल रहा है किसकी आईडी किससे है, ठीक है। तो मेरे को बता दो कि किससे आया, मैंने मैसेज भी किया था, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कुछ बच्चों का तो नाम से पता चल जा रहा है, तो कुछ बच्चों का नहीं पता चल रहा कि वो किस कौन मतलब कौन है वो। जैसे एक अभिषेक के नाम से आईडी है, पता नहीं वो किसकी आईडी है, एक एक करके इस तरीके से है। क्लियर है? तो मेरे को मैसेज कर देना कि गूगल क्लासरूम में, या गूगल क्लासरूम में अपनी ही आईडी से मैसेज कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये इसकी आईडी है, ठीक है। और होमवर्क में इस तरीके से आप गूगल क्लासरूम में आप अपलोड करेंगे, क्योंकि पता है देखो लॉकडाउन अभी खुलने वाला है नहीं, जो आपको अगर लग रहा हो तो आप यही है, डिजिटाइजेशन हो गया, आप डिजिटल जितना आप सीख सकते हो अच्छे से जल्दी सीख जाओ, क्योंकि आप इस साल ये 2020 ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है। तो जितना बेटर होगा आप जल्दी सीखें और अपने आप को इसके यूज टू बनाएं, मिसयूज मत करना बस, आजकल मिसयूज बहुत होता है। क्लियर बात? ये आपका होमवर्क हो गया, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, क्योंकि बार बार आप पढ़ रहे हैं, पहले भी मैंने पढ़ाया था। इन तीनों के आप एग्जांपल के साथ डेफिनेशन लिख के मेरे को होमवर्क में आंसर शीट में मेरे को अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम में, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब जरा इसको समझेंगे, ठीक है। अभी आपने पीछे रिलेशन निकाला था ना, पीछे रिलेशन क्या निकाला, R इक्वल टू आपका है M N E स्क्वायर टाउ L बाय A, ये रिलेशन है M N E स्क्वायर टाउ L बाय A। तो अगर आप देखोगे टाउ यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है किस पे, टाउ पे। इनवर्सली किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पे। और टाउ क्या था आपका, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, यानी कि एटम्स के बीच का, मतलब एटम्स जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड, एक कोलिजन हुआ, एक पार्टिकल किसी से टकराया, उसके बाद किसी और से टकरा रहा है, उसके बीच में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है।
तो कोलिजन के बीच का टाइम जो है उसको हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड यहाँ पे ले रहे हैं। अब समझिए इसको, रिलेशन आपके पास क्या है, आर जो है वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा है टाउ पे। तो मान लीजिए कि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज हैं, उनको एनर्जी मिलेगी, यानी कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, यानी रैंडम मोशन उनका इंक्रीज हो जाएगा, यानी भगदड़ मच जाएगी। ठीक है, अब जब रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो वो आपस में कोलिजन बहुत ज्यादा करने लगेगी, है ना, भीड़ में भागेंगे तो कोलिजन ज्यादा होने लगेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि नंबर डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है, बट नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाना है। अब अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा तो उनके बीच के कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा, कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर कोलिजन के बीच का टाइम पीरियड रिड्यूस होगा तो टाउ क्या होगा, यानी कि रिड्यूस होगा, ये मतलब हुआ ना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशन इंक्रीज हुई पार्टिकल्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो वो रैंडम मोशन ज्यादा शो करेंगे, रैंडम मोशन ज्यादा शो करेंगे, इसका मतलब वो आपस में ज्यादा टकराएंगे, कोलिजन ज्यादा करेंगे और जल्दी करेंगे, तो कोलिजन फास्ट होंगे, क्विक होंगे, उसकी वजह से उनके बीच का जो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यानी कि टाउ रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर टाउ रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब इन्वर्सली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जब कंडक्टर में यानी मेटल कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर रेज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लगता है। इस बातों का ध्यान रखना है। क्लियर, टेम्परेचर रेज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, टेम्परेचर रेज करोगे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, रैंडम मोशन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम पीरियड कम होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है? क्लियर है तो लिखिए, इसका आंसर लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आंसर लिखेंगे, ये रिलेशन लिख लेंगे पहले, R इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एम एल बाई ए, उसके बाद लिख लेंगे, उसके बाद R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, और उसके बाद आंसर लिखेंगे when the temperature of metal conductor is raised, when the temperature of metal conductor is raised, the ions atoms of the metal, the ions atoms of the metal vibrate with greater amplitude, vibrate with greater amplitude, vibrate with greater amplitudes and greater frequencies and greater frequencies about their mean position, about their mean position, about their mean position. Due to increase in thermal energy, due to increase in thermal energy, the frequency of collision, due to increase in thermal energy, the frequency of collision, the frequency of collision of free electrons, of free electrons, of free electrons also increases, of free electrons also increases. This reduces the average relaxation time tau. This reduces the average relaxation time tau. This reduces the average relaxation time tau. But the number density n, but the number density n of electron, number density of electron in metal conductor does not change with temperature. The number density of electron does not change
with temperature. Hence, the value of electrical resistance increases. Hence, the value of electrical resistance increases with rise of temperature. With the rise of temperature. With rise of temperature. ठीक है? सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अच्छा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज, मान लीजिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R नो, और आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को रेज कर दिया। क्या कर दिया? टेम्परेचर को रेज कर दिया। ठीक है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो इसका आपको याद हो, हमने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी थी, जिसकी वजह से थर्मल कोएफिशिएंट, लीनियर कोएफिशिएंट ये सब निकाले थे ना थर्मल एक्सपेंशन के। तो उसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ, उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन क्या था? R इक्वल टू टाइम पे ये रिलेशन याद रखो। RT का मतलब है रेजिस्टेंस एट T टेम्परेचर। ठीक है, एट T टेम्परेचर। R नॉट इनिशियल टेम्परेचर। अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और क्या है? T। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखो, ये जो T है ना, इसको चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा T क्या आएगा? चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया। ये ध्यान रख लो, ये डेल्टा T है। क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ हम कुछ बनाते हैं। पहला ग्राफ जो है वो मेटल कंडक्टर के लिए है। टेम्परेचर T और इधर यहाँ पर रेजिस्टेंस कह लो या रेजिस्टिविटी कह लो। ठीक है, टेम्परेचर या रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर आप निकाल रहे हो, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसे बनेगा?
इस तरीके से, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे जाता है। मतलब कि अगर आप मेटल कंडक्टर का टेम्परेचर यानी कि कोई भी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड जो है वो एलॉय के लिए बना रहा हूँ। एलॉय फॉर एग्जांपल के लिए निकल ले लीजिए। ठीक है, एलॉय के लिए क्या बना रहे हैं, वेरिएशन। निकल एंड आयरन, इसको निक्रोम 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 का हो जाएगा। निक्रोम है जिस जो निकल और आयरन से मिलकर बनता है। ठीक है, मेनली कंपोनेंट जो है मिक्सचर है एलॉय। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे जाएगा, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर का अगर देखो, सेमीकंडक्टर कह लो और इंसुलेटर, दोनों के लिए जो ग्राफ बनता है टेम्परेचर का, रेजिस्टेंस के लिए या रेजिस्टिविटी के लिए, वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ये ग्राफ है, इनको आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट आ रहा हो? कोई डाउट नहीं है? रिप्लाई नहीं करते आप लोग, बड़े बेकार हो। चलिए आज का होमवर्क लिखिए। लास्ट क्लास में भी होमवर्क दिया था, करा किसी ने? किसी ने होमवर्क किया? मैंने जो 3.1 एग्जांपल होमवर्क में दिया था। एनीवन? नहीं किया? आज का होमवर्क है 3.5 एंड 3.6, 3.7, 3.8, 3.5, 3.6, 3.7 एंड 3.8। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड है सारे, मतलब फॉर्मूले बेस्ड है। फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, किसी को कोई डाउट? क्लियर हो गया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार। इंसुलेटर सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर सेम होता है? नहीं, अलग होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की होती है, यानी मॉडरेट होता है। इंसुलेटर बिल्कुल ही उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो करंट को फ्लो नहीं करने देता। ठीक है, जबकि
क्योंकि मेटल कंडक्टर अलाउ करता है बहुत इजीली, उसमें से इजीली करंट फ्लो कर जाता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो मेटल और इंसुलेटर के बीच का मटेरियल है, यानी कि ये मॉडरेटली इसका रेजिस्टेंस होता है और मॉडरेटली करंट को अलाउ करता है। बट ये क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट दोनों में सेम होता है। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होने लगती है, सेमीकंडक्टर में भी और इंसुलेटर में भी। ठीक है, ओके निशु, ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।